नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे EPM1 यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की व्याख्या करने जा रहे हैं। टॉपिक है गणित शिक्षण और रचनावाद। रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, गणित शिक्षण और रचनावादी नज़रिया। गणित शिक्षण और रचनावाद ये टॉपिक आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर DLED ये जो न्यू सिलेबस है उसका सेकेंड ईयर में DLED का न्यू सिलेबस उसके सेकेंड ईयर का ये यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गणित शिक्षण और रचनावाद। तो सीखना एक सतत, सहज, निरंतर चलने वाली, सीखना जो है एक सहज, सतत और निरंतर चलने वाली क्या है, देखिए, सीखना एक सहज, निरंतर चलने वाली, सतत यानी लगातार, ठीक है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। सीखना एक सतत, सहज, निरंतर चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाला अपने वातावरण से परस्पर अंतःक्रिया करके, यानी कि परस्पर अंतःक्रिया करते हुए अपने अनुभवों से स्वयं सीखता है। बच्चे अपने आसपास की चीज़ों से जुड़े रहते हैं। खोज करना, सवाल पूछना, करके देखना, अपने अर्थ बनाना बच्चों की स्वाभाविक प्रकृति होती है। ठीक है। रचनावाद, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पे रचनावाद यानी कौन, कंस्ट्रक्टिविज्म। रचनावाद सीखने सिखाने के इसी सिद्धांत को कहते हैं जिसमें विद्यार्थी अपने ज्ञान की रचना अथवा निर्माण वातावरण से अंतःक्रिया कर अपने अनुभवों से करता है। रचनावाद को सीखने का प्राकृतिक या स्वाभाविक सिद्धांत कहें तो शायद यह ज़्यादा अच्छा होगा। बच्चा स्वाभाविक रूप से ही अपने आप को दूसरों से जोड़कर देखता है जिससे उसकी समझ विकसित होती है और अपने इन्हीं अनुभवों के आधार पर वह अपने जीवन के कार्य कर पाता है। इस ज्ञान के सृजन की इसी प्राकृतिक विद्या को शिक्षा शास्त्र में रचनावाद कहा गया है। रचनावाद बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का मुख्य आधारभूत सिद्धांत है। रचनावाद बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र जो है, शिक्षण शास्त्र कहते हैं ना इसको, उसका मुख्य आधारभूत सिद्धांत है। इस व्यवस्था में बच्चों के अनुभवों, उनकी जिज्ञासाओं और उनकी सक्रिय सहभागिता को केंद्र में रखकर पठन पाठन हेतु वातावरण तैयार किया जाता है। बाल केंद्रित व्यवस्था में शिक्षक एक सुगमकर्ता के रूप में बच्चों को सीखने हेतु यथोचित सामग्री, सीखने की सहज परिस्थितियों को उपलब्ध कराने और निरंतर उनका सतत और व्यापक मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन करते हुए उन्हें अपनी क्षमताओं के विकास के अवसर उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक शिक्षक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा के सार्वभौमिक और गुणवत्तापूर्वक होने के विषय में कई प्रयास किए गए। कोठारी आयोग की सिफारिशों की बात हो या फिर 1986 की नई शिक्षा नीति की, और अभी जो है 2020 की नई शिक्षा नीति है। ठीक है, सभी सरकारी आयोग और नीति पत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता को एक अहम मुद्दे की तरह प्रस्तुत किया गया है। और हो भी क्यों न, बिना गुणवत्ता के शिक्षा एक औपचारिकता मात्र है जो बच्चों के कोमल मन पर एक तरह विराजित हो जाती है। और कितने ही नैनीहाल अर्थहीन शिक्षा के बोझ तले सीखने की अपनी स्वाभाविक प्रकृति को खो देते हैं
और खो देते हैं। ऐसे न जाने कितने अवसर जहां वे अपने अंदर छिपी क्षमताओं और ढेरों संभावनाओं से अपना और देश का सुनहरा भविष्य गढ़ सकते थे। तो ऐसे जो है बहुत सी उनसे अवसर और उनसे बच्चे जो सीख सकते हैं करके, ठीक है, कुछ भी करके सीखना इसके अंतर्गत आता है ना। तो उससे रिलेटेड आगे आपको एग्जाम्पल में मिल जाएगा। रचनावाद गुणवत्तापूर्वक और सार्थक शिक्षा का वह स्वाभाविक आनंदमयी सिद्धांत है जिसमें बच्चा अपना सर्वश्रेष्ठ विकास कर सकता है और वास्तविक जीवन में अपने ज्ञान का सही मायनों में प्रयोग करते हुए कुशलतापूर्वक जीवन यापन कर सकता है। शिक्षा व्यवस्था का वास्तविक सरोकार बच्चों को सार्थक अनुभव देने वाली शिक्षा प्रदान करने का है, जिससे वे अपने अनुभव से उस यथार्थ और व्यवहारिक ज्ञान का सृजन यानी कि रचना करें जो उन्हें कुशलतापूर्वक जीवन यापन करने योग्य बनाए। उदाहरण देख लीजिए यहाँ पे गणित शिक्षण के रचनावादी नज़रिए। तो ये जो है आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा, फोटो, ठीक है। ये बच्ची जो है पत्थर के टुकड़े ली हुई है और उसमें जो है कुछ जोड़ घटाव जैसे कर रही है, नहीं काउंटिंग कर रही है। तो इसे करके सीख रही है, बहुत सी अवधारणाओं का विकास हो रहा है, राइट। 31 जुलाई 2016 को TLC चिन्यासी सौड़ में एक बार इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए, हाँ इतना पे चलेगा, ठीक है। तो एक बार फिर शिक्षकों के साथ मिल बैठने का अवसर बना, ठीक है। इस मौके पर हमने गणित शिक्षण के रचनावादी नज़रिए पर बातचीत की। ये एक बैठक की बात है, ठीक है। गणित विषय के बारे में सोचना शुरू करें तो एक अमूर्त विषय के रूप में इसे सदैव देखा जाता रहा है। विषय के स्वभाव में अमूर्तता होने के कारण हमें अमूमन यह कठिन लगता है, यानी कि ये जो विषय है कठिन लगता है, या फिर यह भी कहा जा सकता है कि शायद हमने गणित के उन पहलुओं को अभी जाना नहीं है जो इनका परिचय मूर्तता से करवाते हैं। उन तरीकों को हमने खोजने का प्रयास न किया हो जिनसे इसे समझना और समझाना आसान होता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी भी विधियाँ मौजूद हैं जो हमें गणित विषय की प्रकृति में मौजूद अमूर्तता से मूर्तता की ओर ले जाती हैं। बस देर है तो उन विधियों, पद्धतियों और तरीकों तक पहुँचने की जो उन्हें आत्मसात करने और उन पर समझ बनाने की, गणित को रटने के बजाय रचनावादी नज़रिए से देखने की ज़रूरत महसूस दिखाई पड़ती है। इस पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रिया को थोड़ा आसान बनाने और गणित शिक्षण में रचनावादी नज़रिए को विकसित करने हेतु TLC चिन्याली सौड़ द्वारा गणित विषय पर अकादमिक चर्चा का आयोजन किया गया। इस चर्चा में गणित शिक्षण में ज्ञान निर्माण व सीखने की कुछ पद्धतियों पर मुख्य रूप से शिक्षकों से चर्चा हुई। इस अकादमिक चर्चा में 13 शिक्षक व 4 अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया। सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया गया। इस बैठक में कुछ शिक्षक पहली बार इस तरह की बातचीत में शामिल हुए। उनके परिचय के साथ बातचीत शुरू हुई। प्रत्येक परिवार को आयोजित की जाने वाली इस तरह की गतिविधियों के बारे में नए शिक्षकों को अवगत कराया गया। संदर्भदाता द्वारा इस प्रकार सत्र को आगे संचालित किया गया। 2 केस स्टडी से शुरुआत की गई। तो 2 केस स्टडी से शुरुआत की गई। तो अब आते हैं हम लोग केस स्टडी 1 पे,
ठीक है। बातचीत की शुरुआत एक कक्षा के परिदृश्य पर चर्चा से हुई, जिसमें सीमा एक स्कूल की अध्यापिका है जो प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाती है। वह पूरी कक्षा में से एक सुर में जोड़ के कथनों को बार बार दोहराने को कहती है, एक सुर में। ठीक है। जब पूछा गया कि वह ऐसा क्यों करती है तो उसने बताया कि इससे बच्चे जोड़ सीख जाएंगे। बार बार दोहराने को कहती है, नहीं कि रटने को कहती है ना। रीमा भी एक स्कूल की अध्यापिका है। वह स्थानीय मान की अवधारणा पढ़ा रही है। इसके लिए बच्चों को मोतियों से खेलने का मौका देती है। वो इनकी माला बनाते और फिर गतिविधि से सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सीमा और रीमा जैसे हजारों शिक्षक बच्चों को गणित सिखाने के काम में लगे हुए हैं, पर आप यह काम कैसे करते हैं, यह कई बातों पर निर्भर करता है। इनमें से एक बात है सीखने की प्रक्रिया के बारे में आपकी समझ। जाहिर है इसमें यह बात भी शामिल होगी कि आखिर बच्चे सीखते कैसे हैं, और इसमें उस विषय की प्रकृति, विषय वस्तु और इस बारे में आपकी समझ सब शामिल है। इन सभी चीज़ों से मिलकर बनती है सीखने की समझ। ठीक है। इसके पश्चात यह भी जानने की कोशिश की गई कि आखिर बच्चे सीखते कैसे हैं और वे सीखने को किस रूप में समझते हैं, जिस पर शिक्षक साथियों की कुछ प्रतिक्रियाएं इस प्रकार थी। अगर पूछे हुए प्रश्न का उत्तर ठीक से प्राप्त हो जाता है तो ये माना जा सकता है कि वो सीख गया है। दूसरा, बार बार या फिर विशिष्ट अंतराल के बाद भी यदि बच्चा सही उत्तर दे रहा है वह सीख गया, ऐसा मान सकते हैं। प्रश्न यह भी था कि बारंबार अभ्यास करने से सीखना कितना होता है, यानी कि बार बार अभ्यास करने यानी रटने से सीखना कितना होता है। इसके लिए सीखने के मॉडल पर पहले बात करना जरूरी और इस बात की पड़ताल करना भी उन मॉडलों की क्या सीमाएं और समानताएं हैं। तो अनुभव से सीखने के मॉडल पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए संदर्भदाता ने बताया कि कक्षा 5 के छात्र राहुल से जब मैं बात कर रहा था कि वह गणित के सवालों को कैसे हल करता है तो उसका कथन था, राहुल, मैं सवालों को हल करता हूँ और उत्तरमाला भी नहीं देखता। मैं, तो फिर तुम कैसे सवालों को हल करते हो? राहुल, दिमाग से करता हूँ। मैं बोला, दिमाग से कैसे करते हो? तो राहुल सोचकर, मैं ये सोचना क्या होता है, ये बोलते हैं कि ये सोचना क्या होता है। राहुल, याद करना। राहुल बोला, याद करना। सोचना क्या होता है तो याद करना। ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं कि राहुल के मन में सोचने और याद, सीखने और रटने के बीच कोई फर्क नहीं है। इस प्रकार से सीखने की बात बैंकिंग मॉडल करता है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब यह जानने की कोशिश की गई कि आखिरी बैंकिंग मॉडल क्या है, तो जिसमें विस्तृत रूप से चर्चा के दौरान कुछ मुख्य बिंदु निकल कर आए, जैसे पाउलो फ्रेरे ने सबसे पहले इसकी सीखने की बैंकिंग मॉडल नाम दिया। इसमें बार बार दोहराना, याद कर लेना, बारंबार अभ्यास करना, उत्तर उगलने की क्षमता का पूरा प्रयोग होता है। 6 के पहाड़े को कम से कम 10 बार पढ़ो। ठीक है। पहाड़े पर में प्रूफ आदि रटना, ये है बैंकिंग मॉडल। दिमागी बैंक में सूचनाओं को एकत्रित कर समय आने पर उसका उपयोग करना। इस मॉडल के अनुसार अच्छे छात्र वह होते हैं जिनकी याददाश्त अच्छी होती है। अगर सही उत्तर मिल गया तो वह सीख गया और गलत मिला तो उसके उत्तर की पड़ताल के अवसर नहीं होते।
तत्पश्चात संदर्भदाता ने पूछा कि क्या आज के संदर्भ में बैंकिंग मॉडल पर्याप्त है और सीखने में याददाश्त का क्या योगदान है। इसके बाद इस समझ पर भी चर्चा हुई कि क्या बैंकिंग मॉडल इस बात की पूरी व्याख्या करता है कि गणित कैसे सीखते हैं। यह मॉडल दिमाग में जानकारी व्यवस्थित व पुनर्व्यवस्थित करने की क्षमता की व्याख्या करता है। इसके बाद सीखने के दूसरे मॉडल जिसमें प्रोग्रामिंग मॉडल कहते हैं, इस पे चर्चा शुरू होती है। प्रोग्रामिंग मॉडल यानी टुकड़ों में सीखना। किसमें? टुकड़ों में सीखना। एक साथ बोझ न डालकर सिलसिलेवार यानी क्रमबद्ध रूप में या सोपानों में सीखना। बैठकर सुनने के लगातार अभ्यास से बच्चे अच्छे श्रोता बन जाते हैं। निर्देशों की एक श्रृंखला जिसे याद करके पालन करना होता है। बच्चों को रैखिक तरीके से सीखना, एक वक्त में एक ही तरीके या विधि से सवालों को हल कर पाना ताकि वह उलझ में न पड़े। फिर है कार्य को छोटे छोटे चरणों या उपचारों में बांटकर एक कार्य को उत्प्रेरक के रूप में बनाया जा सकता है। गणित में एक ही विधि से होने वाले सवालों को हल करना, मिले जुले सवालों को देखकर चक्कर में पड़ जाना। इस मॉडल के अनुसार सीखने का मतलब है निर्देशों को याद करके पालन करना। इसमें माना जाता है कि सीखना टुकड़ों में होता है, यानी थोड़ा थोड़ा करके। इसमें यह भी माना जाता है कि सभी बच्चे एक ही ढंग से सीखते हैं। अलबत्ता हो सकता है कि सीखने की गति अलग अलग हो। आखिर दोनों मॉडल में क्या समानताएं हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए संदर्भदाता ने बैंकिंग और प्रोग्रामेटिक मॉडल में समानताओं को रखा। बैंकिंग और प्रोग्रामिंग मॉडल कह सकते हैं इसको, में समानताएं। तो पहली है, दोनों ही मॉडल विचार के बनने की प्रक्रिया पर फोकस नहीं करते। नई जानकारी को समझने और व्यवस्थित करने की क्षमता को ये दोनों ही मॉडल नहीं समझते। ये दोनों मॉडल अनुमान लगाना, तर्क करना, परिकल्पना करना जैसे कौशलों को महत्व नहीं देते हैं। शिक्षक द्वारा पूछी गई जानकारी में गलती करने पर दंड की तथा सही करने पर इनाम की व्यवस्था रहती है। अब इस चित्र के द्वारा कुछ हम लोग समझेंगे। 15 गेंदे 8 हटा ली 7 बची। 15 गेंदे है, 8 हटा ली तो 7 बची। और 7 पेंसिल और 5 और लूँगा। 7 पेंसिल और मैं 5 और लूँगा। बाद में जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो देखिए ये क्या कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 5 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोनों ही मॉडल में यह नहीं माना जाता कि गलतियाँ भी सक्रिय दिमाग का परिणाम है। आगे बढ़ते हुए सीखने के तीसरे मॉडल जिसे रचनावादी मॉडल कहा जाता है पर खुलकर विचार विमर्श हुआ। सीखना या समझना का निर्माण या रचनावादी मॉडल। ठीक है, 1920 के लगभग पियाजे ने यह समझ बनाई कि बच्चों द्वारा की गई गलतियां हमें बताती है कि वे कैसे सोचते हैं और वो गलतियां उनकी गणितीय सोच में झांकने का एक उम्दा झरोखा है। सीखने का यह नतीजा जो सीखने वाले की एक सक्रिय कर्ता मानता है, रचनावादी कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो बच्चे सीखते हैं उस समय गलतियां करते हैं, तो गलतियां करने के बाद और जो है पियाजे कहते हैं
की गलतियां हमें बताती है कि वे बच्चे जो होते हैं कैसे सोचते हैं, और वो गलतियां उनकी गणितीय सोच में झांकने का एक उम्दा झरोखा है, यानी कि छत है। सीखने का यह नज़रिया जो सीखने वाले को सीखने की प्रक्रिया में एक सक्रियकर्ता मानता है, वो रचनावादी मॉडल कहलाता है। इसमें बच्चे और अपने आसपास की दुनिया और लोगों के साथ संपर्क बनाकर अपनी समझ का निर्माण करते हैं रचनावादी नज़रिया में, रचनावादी मॉडल के द्वारा। ठीक है, इसमें बच्चे विभिन्न पहलुओं पर सोचने को प्रेरित होते हैं। ठीक है, कुछ न कुछ सीखना जारी रहता है, वह व्यर्थ नहीं जाता, वो चाहे प्रमेय हो या पैटर्न की पड़ताल करना हो। इसके बाद संदर्भदाता द्वारा यह जानने की भी कोशिश की गई कि एक शिक्षक होने के नाते हमारे व्यवहार में रचनावाद का क्या अर्थ है। फिर ऐसे समझे कि बच्चे अपने मन में किसी अवधारणा की तस्वीर कैसे बनाते हैं, यानी कि किसी कंसेप्ट का तस्वीर कैसे बनाते हैं। मसलन कि वह जोड़ना सीख रहे हैं, मतलब यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि वह जोड़ना सीख रहे हैं, तो हम उनके सामने कुछ बीजों की छोटी छोटी ढेरियाँ रख देते हैं, रख देते हैं। उनसे पूछते हैं कि इन ढेरियों में कुल कितनी चीज़ें हैं। ठीक है, तो वे सभी ढेरियों की बीजों को गिनकर जोड़ेंगे, और इस गतिविधि को हम अलग अलग चीज़ों की ढेरियों को गिनाकर दोहरा सकते हैं। इस तरह वे अपनी जोड़ की समझ बनाते हैं। पियाजे ने इस को स्कीम या स्कीमा कहा, और यह बताया कि हर बच्चे की अपनी स्कीमा यानी स्कीम होती है। इसके लिए विचारों के बनने के दौरान कुछ बातों पर चर्चा की गई, जिसमें एसिमिलेशन यानी कि सम्मिलन, एकोमोडेशन यानी समायोजन, और इलेबोरेशन यानी विस्तार, ठीक है, शामिल थे, जिसको इस तरह से समझा गया। एसिमिलेशन यानी सम्मिलन वह विचार की प्रक्रिया जिसमें एक स्कीम को नई चीज़ों पर लागू किया जाता है, यानी सम्मिलन। और उसके बाद एकोमोडेशन है समायोजन, वे विचार जिनके नज़रिए नई चीज़ों पर किसी स्कीम को लागू करने के फलस्वरूप स्कीमा में परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद आता है इलेबोरेशन विस्तार, समायोजन के परिणाम स्वरूप स्कीमा का विस्तार। ठीक है, एक नई चीज़ों पर लागू करना एसिमिलेशन, और उस नई चीज़ों को अपने पूर्व के ज्ञान में शामिल करना। ठीक है, और फिर उसको समायोजित करना, लागू करने को उसमें परिवर्तन करना, जो भी आपके ज्ञान पहले से पूर्व ज्ञान उसमें परिवर्तन करना एकोमोडेशन होता है, समायोजन। विस्तार यानी कि उसमें परिवर्तन जोड़ना। ठीक है, इसके बाद एक वर्कशीट के माध्यम से गणित में रचनात्मकता को समझने का प्रयास किया गया, जिसमें गणित में मूर्त से अमूर्त चिंतन तथा अवधारणात्मक प्रक्रियात्मक समझ को कैसे विकसित किया जाता है बिंदुओं का उल्लेख था। प्रोजेक्टर की सहायता से निम्न चित्र दिखाते हुए प्रश्न रखा गया कि इस बंद आकृति में बिंदु ए व बी आकृति के अंदर है बाहर है, यानी कि अंदर है या बाहर है। तो देखिए, इस आकृति में बिंदु ए व बिंदु बी आकृति के अंदर है या बाहर है। तो इसको आप लोग भी देखिए और सोचिए कि अंदर है या बाहर है। तो जवाब के रूप में कुछ साथियों के द्वारा बिंदु ए को अंदर व बी को बाहर बताया गया। ठीक है, लेकिन साथियों को यह बताने में कठिनाई हो रही थी कि वे किस आधार पर बिंदुओं को अंदर और बाहर कर रहे हैं। ठीक है, कुछ देर रुकने के बाद जब साथियों की ओर से कोई जवाब
नहीं आया तब सुगमकर्ता के द्वारा निम्न सरल चित्र देकर बंद आकृति के सापेक्ष बिंदुओं की स्थिति मालूम करने को कहा। तो ये रहा चित्र, आपको ये चित्र दिया गया था, ठीक है। हालांकि यह सरल चित्र था जिसमें देखकर ही बताया जा सकता था कि कौन सा बिंदु इस बंद आकृति के अंदर है और कौन सा बिंदु बाहर। अतः सुगमकर्ता द्वारा निर्देश दिया गया कि पहले व्यक्तिगत तौर पर रेखाखंड की सहायता से बिंदुओं A1 A2 और B1 B2 को मिलाइए, ठीक है। A1 A2 और B1 B2 को मिलाइए। तो A1 यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे A1 है और A2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। ये बिंदु जो दिख रहा है A1 A2 और B1 B2, तो B1 कहाँ है, यहाँ पे देख लीजिए, ये है B2, ये है B1, तो B1 को B2 से मिलाइए, ठीक है, मिला दिए। फिर इसके बाद समूह में चर्चा कीजिए कि क्या हमको कोई पैटर्न दिख रहा है जिसके आधार पर हम बिंदुओं की स्थिति बता पा रहे हैं। समूह कार्य के बाद एक समूह के द्वारा चर्चाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया जिसमें कहा गया कि A1 से A2 को रेखाखंड से जोड़ने पर 4 कटान बिंदु प्राप्त हुए। B1 से B2 को रेखाखंड से जोड़ने पर 4 कटान बिंदु प्राप्त हुए। F1 को जोड़ने पर 2 और G1 G2 को जोड़ने पर 6 कटान बिंदु प्राप्त हुए, अर्थात सभी कटान बिंदु सम संख्याओं के रूप में है और सभी बिंदु या तो बाहर है या फिर अंदर है। इसी प्रकार C1 से C2, D1 से D2, E1 से E2 और H1 से H2 को जोड़ने पर क्रमशः 3, 1, 1, 5 कटान बिंदु प्राप्त हुए और यह सभी विषम संख्याएं हैं। इन सभी स्थितियों में पाया गया कि एक बिंदु अंदर है तो दूसरा बिंदु बाहर। अन्य सभी समूहों में भी इसी प्रकार की चर्चा की गई, इसलिए अन्य किसी समूह के प्रस्तुतिकरण की जरूरत न पड़ी। समूह प्रस्तुतिकरण के बाद सुगमकर्ता द्वारा प्रश्न रखा गया कि प्राप्त पैटर्न के आधार पर क्या कोई कथन या नियम बना सकते हैं जो सभी बंद आकृतियों में लागू होती हो। तो जवाब में क्या आया कि कुछ साथियों के द्वारा कहा गया कि कटान बिंदुओं की संख्याओं के आधार पर बिंदुओं की स्थिति बताई जा सकती है। सत्र को समाप्ति की ओर बढ़ाते हुए इस पूरी बातचीत को इस तरह से समझाने का प्रयास किया गया। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर न रहकर बच्चों को खुद करने के मौके देने चाहिए ताकि वे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सके। पाठ्य पुस्तक तो सिर्फ माध्यम है। मूल्यांकन की ऐसी विधियों को विकसित करना जो सीखने को बढ़ावा दे और इनसे पाठ्यक्रम के विकास व नियोजन के लिए फीडबैक प्राप्त हो, यानी पृष्ठपोषण। नेक्स्ट बिंदु, शिक्षक की भूमिका ज्ञाता के रूप में नहीं अपितु मार्गदर्शक के रूप में होनी चाहिए। खोजबीन की भावना को प्रोत्साहित करना, गणित में पैटर्न खोजना और व्यापकीकरण को प्रोत्साहित करना, ये भी आकलन करना कि क्या, कितना और कैसे सीखा जा रहा है। बूझो तो जाने। दिए गए चित्र में एक आयत में 10 वृत्त बने हैं। इन वृत्तों में 1 से 10 तक की संख्याएं इस प्रकार भरिए कि आयत की हर भुजा के वृत्तों के अंकों का योग 18 आए। तो ये जो आपको प्रश्न दिया जा रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है, दिए गए चित्र में एक आयत में 10 वृत्त बने हैं, ठीक है। इन वृत्तों में 1 से 10 तक की संख्याएं इस प्रकार भरिए कि आयत की हर भुजा के वृत्तों के अंकों का योग 18 है। यानी कि इधर से भी जोड़े तो 18 है, इधर से भी जोड़े तो 18 है, इधर से भी जोड़े तो 18 है, इधर से भी जोड़े तो 18। तो 1 से 10 तक के अंकों को बैठाना है, ठीक है। तो इसका जो जवाब है वो आप कमेंट करके दीजिएगा कमेंट में। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये गणितीय शिक्षण और रचनावाद समझ में आ गया होगा। और कहीं पे कोई डाउट हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे कि मैं और भी कोई नया वीडियो पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।